सिंपल सा मान लो तुम्हारे पास एक आयरन का टुकड़ा है, ये मान लो टुकड़ा आयरन का है, ये मान लो सिंपल सा एक पीस है तुम्हारे पास। तुमने क्या किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो ये क्या हो गया है, इसके ऊपर आगे नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो बेसिकली ये जो आयरन का तुम्हारे पास टुकड़ा था ये भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन जो तुम्हें अपनी क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ना, तो ये पढ़ना है कि कैपेसिटर दो प्लेट का कॉम्बिनेशन है और उन दो प्लेट के कॉम्बिनेशन के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस प्लेट को इस प्लेट से बाहर से कनेक्ट कर दो तो एक कैपेसिटर नहीं बचेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, तो बेसिकली एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। आखिरकार एसी सर्किट में किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डीसी से कैसे वर्क करता है। हमने माना ऐसे कि मान लो एक प्लेट तुम्हारे पास ये रही और एक प्लेट तुम्हारे पास ये रही है, इसको हमने मान के चलते हैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी का सिंबल रहता है हमारे पास ए, ए है बैटरी का सिंबल। हमने क्या किया, इस स्विच को कर दिया ऑन। जब स्विच ऑन करोगे तो बेसिकली सर्किट कंप्लीट होने को है, तो ए पॉजिटिव चार्ज होगा और ए नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं बोलूँ कि ए वाला जो प्लेट है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होंगे, अगर मैं बोल दूं कि एक ऐसे वायर जोड़ देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली ये मेटलिक प्लेट है, तो मेटल की वजह से ऐसे इस तरीके से प्लेट होगी, तो इस प्लेट के क्या करेंगे, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जाते जाते इसके पास आ जाएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर देखो सिंपल सी कहानी समझते हैं। अगर मैं मान लूँ कि बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज है, अगर देखो इसके पास पॉजिटिव आता है तो ये प्लेट क्या करेगी, इस प्लेट को पोलराइज करना स्टार्ट करेगी। पोलराइज स्टार्ट करने का मतलब होता है कि ये प्लेट इसको अपने तरफ खींचेगी और यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज का डेवलप करेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके यहाँ से मतलब पोलराइज करेगी, तो क्या होंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जाते जाते ये प्लेट है ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि बेसिकली मेन कहानी क्या हो रही है इसके पीछे। ये प्लेट हो गई पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट हो गई नेगेटिवली चार्ज। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तभी तक हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो हम मान के चलते हैं कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, अब इससे ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा बंद। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि इस सर्किट में करंट का फ्लो होना भी बंद हो गया है। तो कई इसलिए कहा जाता है कि डीसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत सेकंडों मतलब मिनी सेकंड के लिए भी थोड़ा करंट फ्लो होता है, फिर बंद हो जाता है, मतलब हल्का सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मेन कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर तुम देखो बेसिकली क्या होता है, देखो इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज हम मान के चलते हैं Q0, इस पर मैक्सिमम चार्ज आ गया है। तो जो मैक्सिमम चार्ज और कैपेसिटर होता है वो होता है Q0 इज इक्वल टू C B0। आखिरकार हम बात करते हैं B0 क्या है। B0 वही है कि इसके जो हमने बैटरी अप्लाई करी है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि देखो जितना पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी सप्लाई को स्टॉप कर देता है। अगर डीसी सप्लाई को स्टॉप कर रहा है मतलब यहाँ जो कैपेसिटर है डीसी में वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। क्या वर्क करता है? इंसुलेटर की तरह। अब हम बात करने वाले हैं किसके साथ, अगर सप्लाई लगी हो हमारे पास एसी की। जैसे मान लो ये हमारे पास सिंपल सी दो हमने प्लेट लगाई, अभी कोई भी कहानी स्टार्ट नहीं हुई है। ये बेसिकली स्विच और यहाँ लगा दी हमने एसी की सप्लाई। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो
तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी ग्राफ देखना। ग्राफ होता कुछ इस तरीके से, मान लो ये वोल्टेज का है, डीसी सप्लाई में जैसे मान के चलते हैं, देखो यहाँ से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। जो डीसी सप्लाई लगाई उसकी ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ है, देखो ये बेसिकली ई का ग्राफ है और ये रहा ई नॉट। ई नॉट हम मान के चलते हैं, उसकी वैल्यू हमने मानी है, मान के चलते हैं 10 वोल्ट, मतलब ई इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। देखो जैसे जैसे ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब कहानी सुनो आगे की। हमने क्या बोला है कि जो हम बेसिकली ईएमएफ ले रहे हैं उसकी ई नॉट की वैल्यू है 10 वोल्ट, मतलब बेसिकली इस तरीके से ग्राफ बनेंगे रहेंगे। देखो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात मतलब होता है कि ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 यहाँ आ जाएंगे। तो ये चार्ज, ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव होगी सेम टू सेम इसके लिए नेगेटिव हो जाएगी, सेम टू सेम वही कहानी जैसे डीसी में बात कर रहे थे हैं। अब जो ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है वो जस्ट इतना बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप की, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती है और यहाँ से लेके यहाँ तक घटती है, लेकिन टर्मिनल वही पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल में पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में पहुँचे तो टर्मिनल हो जाएंगे चेंज, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव का मतलब होता है लो वोल्टेज और पॉजिटिव मतलब हाई वोल्टेज। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हमारे पास एसी सप्लाई होती है तो उसमें जो कैपेसिटर होता है उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती रहती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा मोशन में बना रहता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मोशन में बना रहे तो हम कहेंगे इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। जबकि डीसी में क्या होता था कि डीसी में ये जो कैपेसिटर होता था फुली चार्ज हो जाता था। जब फुली चार्ज हो जाता था तो बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टॉप हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि कैपेसिटर फिर वर्क नहीं करता था। कैपेसिटर यहाँ इंडक्टर इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। देखो अब एक बात में इम्पोर्टेंट याद रखनी है, देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बेसिकली क्या है, देखो मेन कहानी ऐसे ही है कि जैसे अगर मान लो यहाँ बल्ब लगा हुआ है और ये मान के चलते हैं 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो इसके बीच में ही होगा। इसी तरीके सेम टू सेम होता है कि जितना इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के इक्वल वो इसके बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट बी इज इक्वल टू ई। कन्फर्म है? अब देखो जरा इसको थोड़ा इस तरीके समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ये वोल्टेज है और बेसिकली ये ई नॉट की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 7 वोल्ट इंस्टेंटेनियस है इस पॉइंट पर। हम मान के चलते हैं कि मान लो 2 सेकंड, जस्ट मान लिया जनरल 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे जो ई की वैल्यू है वो है 7 वोल्ट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो होगा 7 वोल्ट। जैसे मान के चलते हैं कि हम यहाँ 5 सेकंड पे पहुँच गए यहाँ, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि देखो 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, अगर तुमसे कोई पूछे कि 5 सेकंड पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो होगा 10 वोल्ट। अगर जिसे इन सब टॉपिक में कन्फ्यूजन क्रिएट होती हो, समझ में नहीं आता हो, तो स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो हम क्या जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला था ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक इम्पोर्टेंट बात और तुम जानते होगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट
अपॉन कैपेसिटेंस। कन्फर्म है? तो Q इक्वल टू होता है CB के बराबर, इतना तो जानते हो। देखो Q इक्वल टू C और आखिरकार B की वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम क्या कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब पता देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पता क्या है, चार्ज, ये है इंस्टेंटेनियस चार्ज। क्या है? इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हम यहाँ से एक बात समझते हैं कि यहाँ हर पल करंट चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हर पल इस प्लेट के पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। देखो Q इक्वल टू होता है E नॉट C साइन ओमेगा टी, और एक बात हम क्या जानते हैं कि E इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। और एक बात हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो इस तरीके से सप्लाई है कि बेसिकली एक कैपेसिटर है और ये हमारे पास AC सप्लाई है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं वो है कि आखिरकार कैपेसिटर कब चार्ज हो रहा है और कब डिस्चार्ज हो रहा है। देखो हम इसकी वेव फॉर्म बनाते हैं, हम मान के चलते हैं कि E नॉट की वैल्यू है 10 वोल्ट और जो हम कैपेसिटर ले रहे हैं उसका कैपेसिटेंस है 2। तो देखो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। Q नॉट इक्वल टू क्या है, E नॉट C। अगर जैसे मान लो जनरल हमने रखा 10 इक्वल टू 2 तो इसकी वैल्यू आएगी 20 कूलाम। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर तुम्हारे पास है वो मैक्सिमम 20 कूलाम तक चार्ज होगा। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, चार्जिंग कब होगी, डिस्चार्जिंग कब होगी, न्यूट्रल कब हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका वेव फॉर्म बनाते हैं। तो वेव फॉर्म हमें देखने को इस तरीके से मिलेगा, ऐसे। तो देखो ये जो बेसिकली है मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं Q नॉट। हमने यहाँ क्या निकाली, हमने निकाली है 10 कूलाम। और जो हमारे पास ए रही है, ये हमारे पास है -20 कूलाम, यहाँ -Q नॉट होगा। देखो अगर हम इसका वेव फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास देखने को इस तरीके से मिलता है। हम देखते हैं कि ये दोनों देखो एक दूसरे की कॉपी से लग रहे हैं, बस इनके जो फ़र्क आएगा वो आएगा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज एंड EMF दोनों एक ही फेज़ में रहेंगे, मतलब इनमें कोई भी फेज़ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे, हाफ यहाँ से क्वार्टर साइकिल में, तो बेसिकली जो कैपेसिटर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ को होगा। जब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक आने वाले होगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज घटने लगा है। जब ये इस पॉइंट पे आ जाओगे तो कैपेसिटर के ऊपर तुम्हारे पास कोई भी तुम्हें चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। जब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करोगे तो कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। कन्फर्म है? यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस का नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर डिस्चार्जिंग होगा। तो अगर हम देखते हैं कि एक साइकिल में देखो यहाँ चार्जिंग हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और यहाँ चार्जिंग हो रही है नेगेटिव चार्ज से। यहाँ डिस्चार्जिंग हो रहा है, यहाँ डिस्चार्जिंग हो रहा है। यहाँ जब यहाँ चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैक्सिमम इस पॉइंट पे देखने को मिलेगी और इस पॉइंट पे देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें याद रखनी है कि I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। कन्फर्म है? देखो और हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू d अपॉन dt। इस Q की जगह ये सारी वैल्यू तुम पुट कर दो, E नॉट C साइन ओमेगा टी। इस रिजल्ट को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो तो मैंने क्या बोला है कि I इज इक्वल टू
डी क्यू अपॉन डी टी, और क्यू की वैल्यू रखोगे डी अपॉन डी टी ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो इसको और इसको निकाल लेंगे बाहर। तो आई इक्वल टू ई नॉट सी डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब एक बात बता देंगे, साइन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए कॉस ए एक्स। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर तुम इसी का इंटीग्रेशन करते हो साइन ए एक्स का, तो हमारे पास आता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। ये दो बच्चे कई बार इसमें इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, बायो वाले अक्सर रहते हैं। तो आई इक्वल टू ई नॉट सी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा, क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। बेसिकली ये रहा हमारे पास सिंपल सा, हमारे देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास ये रही है, इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द प्लेट की वैल्यू हमारे पास ये रही है, और इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट की वैल्यू हमारे पास ये रही है। मेन हमारे लिए है वोल्टेज और दूसरा है हमारे पास करंट। देखो ए साइन ओमेगा टी में है, ए कॉस ओमेगा टी में है। अगर तुम्हें दो लोगों की कुश्ती करानी तो दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। तो इस साइन ओमेगा टी को कॉस में चेंज करो या फिर कॉस ओमेगा टी को साइन में चेंज करो। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताएं, अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना हो, तुम्हें आई इक्वल टू ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ बेसिकली यहाँ से बनेगा, इस तरीके से। याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तुमसे कोई कहे कि आई इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाओ, तो बेसिकली एक ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि ए वाला ग्राफ तुम्हें देखने को मिला होगा इंडक्टर में, और ए वाला जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, ए देखने को मिल रहा है कैपेसिटर में। देखो हम बात करते हैं, हमें क्या करना है, दोनों को अगर कंपैरिजन करना है तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम बेसिकली इसको रेफरेंस मान के चलें तो इसी को चेंज कर डालेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात हम क्या जानते हैं कि देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इस इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इसको हमेशा याद रखना, काफ़ी तुम्हारे लिए काम आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉस ओमेगा टी इस इक्वल टू साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो क्या करो, इसको कॉस ओमेगा टी को ए वाली वैल्यू रखो, तो आई इक्वल टू हो जाता है ओमेगा सी ई नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि हम जानते हैं कि हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट, बाकी जो क्वांटिटी से मतलब नहीं है, तो हमें क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास क्वांटिटी आई ही है ई नॉट ओमेगा सी, बेसिकली वो आई नॉट के बराबर है। कन्फर्म है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो आई नॉट है, आई नॉट को बेसिकली बोलते हैं करंट का एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू है हमारे पास ओमेगा सी ई नॉट के बराबर। तो अगर इसको हम और दूसरे तरीके से लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। क्यों? देखो बात ऐसी है कि मेन कहानी आ जाती है, वो आ जाती है बी इक्वल टू आई आर पे। तो आई इक्वल टू होता है बी अपॉन आर पे। तो हमारा हमेशा एक मेन कंसंट्रेशन रहता है, वो होता है आई आर पर। तो जो हमने लिखा ना ए, इसे बोलते हैं एक्स सी, जो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। इसको बेसिकली जो हम एक्स सी लिख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये जो तुम्हारे पास ये काफ़ी काम आएगा तुम्हारे लिए। देखो इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है 1/ओमेगा c। अगर XC इसको अगर लिखना स्टार्ट करें, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/T, मतलब 2πf फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखोगे तो फिर तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2πf और c। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि c कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। मतलब जो XC है हमारे पास, XC अगर हम इसको समझ लेंगे तो इसको बोलते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर है वो करंट के फ्लो में कितना अपोजिशन कर रहा है। अगर XC की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है करंट के फ्लो करने में, मतलब बेसिकली समझ लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक समझ लो रेजिस्टेंस ही है। तो अगर XC की वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या देखेंगे करंट को फ्लो करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर XC की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सर्किट है उसमें करंट आराम से फ्लो होगा। कन्फर्म है? तो XC की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है F के। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्टेंस की वैल्यू, मतलब इसी XC की वैल्यू कम होगी, और अगर रिएक्टेंस की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम देखें कि कोई सर्किट है, इसमें हम AC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़ की और एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ की, तो बताओ कौन से वाले कंडीशन में करंट को फ्लो होने में ज़्यादा दिक्कत आएगी? वो होगी इस वाले में। मेन लॉजिक ये रहा है। अभी देखो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ है इसमें। अभी हम दोबारा आएंगे कौन किसको लैग कर रहा है, कौन किसके आगे चल रहा है। अभी तो सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, XC के ऊपर। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाए 0 तो XC की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। क्यों? क्योंकि XC इज इक्वल टू होता है 1/2πfc और 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो DC सर्किट में कैसे वर्क करता है, इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि जो DC सप्लाई होती है ना उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए हमने तो यहाँ से प्रूफ से भी देख लिया कि आखिरकार XC की वैल्यू आ जाती है इन्फिनाइट। कब? जब अगर तुम सप्लाई यूज़ कर रहे हो DC। कन्फर्म है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कई बार पूछा जाता है कि XC में एंड फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है तो तुम्हें हमेशा ग्राफ ऐसे बनाना है कि ऐसे लो और ऐसे बना दो, बोर्ड लेवल तक पर्याप्त है। तो ये जो एक्सेस होती है वो XC है और ये वाली जो एक्सेस है वो फ्रीक्वेंसी की है। तो ये रहा तुम्हारे पास ग्राफ। स्टार बना के लिखो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एक बात याद रखना कि जो कैपेसिटर होता है ना तुम्हारे पास वो DC सप्लाई को फ्लो नहीं करने देता है। मतलब जैसे मान लो ये कैप लगा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है और यहाँ लगा दी हमने 10 वोल्ट की बैटरी, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब तुम इसे स्टार्ट करोगे तब पल भर के लिए, मतलब बहुत कम टाइम के लिए जलेगा, लेकिन फिर आगे नहीं जलेगा। अब कुछ बातें याद रखनी है कि जैसे तुम जब AC पढ़ रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वांटिटी होती है वो होती है IRMS है। तो अगर इसमें रिलेशन पूछा जाए तो देखो IRMS इक्वल टू क्या होता है I0/√2। अब एक इम्पोर्टेंट और बात बता दें कि I0 इज इक्वल टू हमारे पास है वो है E0/1/ωc। वैसे कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने E0/ωc क्यों नहीं लिखा है, तो मैं कहूँगा कि देखो ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना ये रिएक्टेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेन कहानी थी इसके लिए, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, तो इसको जब लिखोगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा E0/1/ωc√2। अब एक इम्पोर्टेंट और बात बताएं तुम्हें कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ERMS का वो होता है E0/√2 और E0 इज इक्वल टू होता है ERMS
√2। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको चेंज करो, ERMS √2 अपॉन 1/ω/c √2। √2 से √2 कैंसिल, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन 1/ω/c। और जो 1/ω/c है उसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर तुमसे कोई इसकी यूनिट पूछे तो बेसिकली इसकी यूनिट होती है ओम। अब बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या जाना है कि E इक्वल टू E0 sin ω/t, और दूसरी साइड हम बनाते हैं किसका, I इक्वल टू जो हमारे पास है I0 cos ω/t। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे आखिरकार ये कैसे आए, तो I इक्वल टू E0 ω/c इक्वल टू cos ω/t, तो याद है ना। हम क्या करेंगे, दोनों के ग्राफ इंडिविजुअली बनाएंगे। देखो इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ बना बेसिकली इस तरीके से, और जब हम इसका ग्राफ बनाने को गए तो इसका ग्राफ बना कुछ इस तरीके से, क्योंकि कॉस का ऐसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन का यहाँ से स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। तो हमने क्या, दोनों को किया मर्ज, तो ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो देख रहे हैं वो है वोल्टेज के लिए। एक चीज़ याद रखना कि जो I0 की वैल्यू है वो हमेशा या इक्वल टू रहेगी E0 के, मतलब इसके हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो हमने क्या किया है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, मान के चलते हैं कि बेसिकली कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इतनी हाफ साइकिल में हो जाएगा, काम हो जाएगा। देखो बात ऐसी है कि जब देखो वोल्टेज वाली 0 है तो ये वाला मैक्सिमम पे है, मतलब कि जब वोल्टेज मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? देखो इसको समझते हैं हम दूसरे तरीके से। जैसे मान लो कि हमने एक कैपेसिटर लगाया है, यहाँ हमने एक मीटर लगाया है और यहाँ भी हमने एक मीटर लगाया है। ये वाला जो मीटर है वो बेसिकली मेज़र करेगा वोल्टेज को, ये वाला जो मीटर हमारे पास है ये मेज़र करेगा करंट को। और हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, हमने कनेक्ट किया AC सप्लाई से। बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो देखना, अब देखो ये मीटर है बेसिकली कुछ इस तरीके से, ऐसा है ऐसा है। अगर ये वेव्स यहाँ को जाती हैं तो ये वाली जो नीडल होगी वो यहाँ को जाएगी, तो जब ये मीटर यहाँ को आता है तो ये वाली नीडल दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जब ये यहाँ को जाता है तो ये वाली जो नीडल होगी वो यहाँ को जाएगी, और जब दोबारा यहाँ से यहाँ को जाएगी तो ये वाली नीडल दोबारा यहाँ आ जाएगी। मतलब बेसिकली ये नीडल है कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रही होगी, मतलब बहुत धीमे धीमे घूम रही होगी, ताकि तुम अच्छे से इमेजिन कर सको। अच्छी बात है। तो हमने मान लो स्विच ऑन किया, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम मतलब यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। देखो तो देखो जैसे मान के चलते हैं कि इसके अंदर I0 की वैल्यू मान के चलते हैं कि इसके अंदर हो रही है 5 एम्पियर, और E0 की वैल्यू हम मान के चलते हैं 8 वोल्ट। देखो तो बात ऐसी है कि जब ये वाला मीटर 5 वोल्ट मेज़र कर रहा, 5 एम्पियर मेज़र कर रहा होगा, मतलब बेसिकली करंट मेज़र कर रहा है, तो इस वाले मीटर पे तुम्हें 0 वोल्ट शो हो रहा होगा। मतलब 0 वोल्ट का मतलब होता है कि ये वाली नीडल यहाँ होगी, और अगर तुम इसमें देखोगे तो इसकी नीडल जो बेसिकली होगी यहाँ होगी, मतलब मैक्सिमम पे होगी। यहाँ से इसको इस तरीके से मतलब समझो, समझे। जब कि रेजिस्टेंस में क्या होता था, रिएक्टेंस में ऐसा होता था कि अगर मान लो ये वोल्टेज की है और ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास करंट की है, अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस लगाते थे और यहाँ मीटर लगाते थे और हम मान के चलते थे कि I0 की वैल्यू है 5 एम्पियर और E0 की वैल्यू हमारे पास है 8 वोल्ट, तो जब E0 की वैल्यू मैक्सिमम होती थी
तभी ई नॉट की वैल्यू भी मैक्सिमम होती थी। मतलब आई नॉट और ई नॉट दोनों एक ही टाइम पे मैक्सिमम होती थी। जैसे मान लो कितना हो जाता था 5 एम्पियर और इसका होता था 8 वोल्ट। और जब आई नॉट की वैल्यू 0 होती थी तभी ई नॉट की वैल्यू भी 0 होती थी। लेकिन ऐसी कहानी रिएक्टेंस के साथ नहीं है। जब ई नॉट करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है तो वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम मतलब 0 हो रही है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि मेन कहानी कहाँ समझाना चाहता हूँ। बस ये 2 पॉइंट होंगे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, बाकी भी आगे होंगे जहाँ आई की और ई की वैल्यू बराबर होगी। बाकी एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। मेन कहानी ये है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ग्राफ बनाते हैं तो इसका अब क्या रखो फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम देखने को कुछ इस तरीके को मिलता है कि ये मान के चलते हैं कि ये रहा है, ये है ई की वैल्यू और बेसिकली क्या है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेसिकली ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। तो ई नॉट साइन थीटा, तो जो इतना ही ए है ना यहाँ से एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक के बीच में ये थीटा है। अगर हम आई की देखते हैं तो आई की वैल्यू हमें देखने को मिलती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब ये कि जो इस पूरे को मान लेते हैं अल्फ़ा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो तुम्हारे पास अल्फ़ा एंगल है ना उसकी वैल्यू ओमेगा टी से पाई बाई 2 ज़्यादा है। मतलब अगर इसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं 10 डिग्री तो इसमें 90 और कर दो तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 मतलब 100 होगी। तुम क्या करो कि बेसिकली अगर जो हम बनाने को जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो है बेसिकली क्या अल्फ़ा। अगर हम यहाँ देखना स्टार्ट करें कि आखिरकार इन दोनों में कितना एंगल है तो वो है पाई बाई 2 मतलब 90। ये है ई की वैल्यू। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि किसको रेफरेंस मान के चल रहे हो। देखो करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 पीछे है। जो आगे होता है उसे लीड बोलते हैं, जो पीछे होता है उसे लैग बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज को पाई बाई 2 लीड कर रहा है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 लैग कर रहा है। इन 2 पॉइंट में बहुत कुछ छुपा रखा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आता है कि अगर कोई सर्किट प्योर कैपेसिटिव है, अगर कोई सर्किट प्योर कैपेसिटिव है तो करंट में एंड ईएमएफ में कितने का फेज डिफरेंस होगा, वो होगा पाई बाई 2। अब कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन किससे आगे चल रहा है। बच्चे हमेशा सब कुछ याद कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बात याद रखना कि हम रेफरेंस मानते हैं ईएमएफ को और बाकी कहानी होती है। तो हमेशा बच्चे रहते हैं इंडक्टर में और कैपेसिटेंस में कंफ्यूज। तो मैंने याद ऐसे किया था कि इंडक्टर एल मतलब लंगड़ा, एल फॉर लंगड़ा। तो लंगड़े से मतलब ये है कि जो इंडक्टर में होगा ना वो उसका करंट वोल्टेज से हमेशा पीछे चलेगा। कि अगर मान लो वोल्टेज ए रहा तो करंट पाई बाई 2 पीछे रहेगा। अगर तुम्हें इंडक्टर का याद हो गया ना तो कैपेसिटर का याद रखना कि उससे आगे होता है। इसको ऐसे याद रखना चालू आदमी हमेशा आगे रहते हैं। तो हम क्या देखने को मिलता है कि कैपेसिटर का जो करंट होता है वो हमेशा ईएमएफ से पाई बाई 2 आगे रहता है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसमें बहुत कुछ वेरिएशन है, बहुत कुछ क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन तुम्हारे लेवल के लिए इतना ही पर्याप्त है।